दिल्ली का मोलरबंद का इलाका एक ऐसा इलाका है जिसमें सड़क के एक और यह मोलरबंद का रिहायशी एरिया है तथा दूसरी तरफ फरीदाबाद की स्थिति है। किसी लोकल व्यक्ति को यह पता भी नहीं चलता है कि कब फरीदाबाद में घुस गए और कब वापस मोलरबंद में आ गए। यही यहाँ के स्थानीय क्राइम में भी देखने में आता है। एक्सीडेंट, जेब तराशी, चेन झपट आदि ऐसी घटनाएं हैं जो एक जगह करके अपराधी दूसरी जगह चला जाता है, जिससे पुलिस के काम करने में बहुत मुश्किलें पैदा होती हैं, क्योंकि दोनों स्थान फरीदाबाद व मोलरबंद न केवल अलग अलग कॉलोनीज हैं बल्कि दो अलग अलग राज्य भी हैं। पक्षों की निजता को छिपाते हुए बताते हैं कि रमा ने फरीदाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज की कि वह मोलरबंद के एक एटीएम पर अमित से मिली थी, जिसने उसे नौकरी लगवाने का लालच दिया और फरीदाबाद के एक ओल्ड रूम एक्स पर ले गया। एक्स हम इसलिए लिख देते हैं ताकि उसकी लोकेशन के बारे में हम बहुत स्पष्ट बात ना बताएं। वहां उसने मेरे साथ रेप किया और वीडियो बना लिया। मैंने विरोध किया तो वह बोला कि इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, तू कहीं मुंह नहीं दिखा पाएगी। मैं किसी को भी इस बात को इस डर से बता नहीं पाई कि कहीं ये वीडियो वायरल ना कर दे। फिर यह मुझे कई बार उस रूम एक्स पर ले जाकर मेरे साथ दुष्कर्म करता रहा। मैंने इसकी पत्नी को भी बताना चाहा तो उसने अपने पति का साथ देकर मुझे डांटकर भगा दिया। आगे उसने लिखा, जब मैं ओयो रूम एक्स पर जाने का मना करती हूँ तो यह व्हाट्सएप चैट्स पर गंदी गंदी गालियां देता है। अंतिम बार उसने ओयो रूम एक्स पर ले जाकर 20 दिन पहले मेरा रेप किया था। धमकी देता था कि मेरे चेहरे पर एसिड डाल देगा। उसने शिकायत के साथ साथ व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स भी लगाए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महिला की शिकायत पर एकदम केस दर्ज हो जाता है। यहाँ भी हो गया, तफ्तीश हुई और चार्जशीट फाइल कर दी गई। 376 2 NIPC में केस दर्ज हो गया था, साथ ही 506 IPC भी लगा दी गई थी। धमकाने के लिए चार्ज लगा दिया गया और एविडेंस की स्टेज आ गई थी। हमारे एडवोकेट्स अपने काम पर मुस्तैद थे। सभी एडवोकेट बंधु और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स ध्यान दें कि कोई अपराध हो, किसी सेक्शन का मुकदमा हो, जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो 3-4 पेज लंबी फाइनल रिपोर्ट का एक एक शब्द ध्यान से पढ़ें। खासकर उसके आखिर में लगे हुए संलग्नकों को पढ़ें। ये देखने में इस तरह से दिखाई पड़ते हैं, सामने हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिएगा इनको। ये संलग्न वे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं जो पुलिस आईओ अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब्त करते हैं और कोर्ट के सामने लगा देते हैं ताकि वे अपने आरोप को सिद्ध कर पाएं। ये आरोपी के खिलाफ सबसे सुदृढ़ सबूत होते हैं। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि यह केस किस ऑफेंस के लिए है, बल्कि किसी भी ऑफेंस के लिए हो, यही तरीका आपको अपनाना चाहिए। इस केस के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पुलिस आईओ ने लगाए हैं उनमें से कोई भी कॉल रिकॉर्ड यानी CDR नहीं है। MLC MLR लगा हुआ है। MLR माने मेडिको लीगल रिकॉर्ड। लेकिन महिला की शिकायत के मुताबिक शारीरिक संबंध 20 दिन पहले बने थे, तो इसमें भी प्रोसिक्यूशन के कुछ हाथ लगने वाला नहीं था। इस पर हमारी वीडियो आप देख सकते हैं कि कितने दिन के बाद सीमेन सैंपल्स ले लेने चाहिए, जिसका लिंक नीचे हम यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। मेडिकल एविडेंस के इस फेलियर के कारण से FSL में भेजे जाने वाले सैंपल्स भी बेमतलब की चीज हो चुके थे। व्हाट्सएप चैट्स रिकॉर्ड पर लगी हुई थी, उनमें बहुत गंदी गाली भाषा थी। लेकिन व्हाट्सएप के बारे में एक बात आपको बताएंगे जिससे यह एविडेंस भी अर्थहीन हो जाएगा। हालांकि इसमें सर्टिफिकेट 65B CRPC लगा हुआ था, लेकिन उसका भी कोई मतलब नहीं हो गया है, क्योंकि इसमें व्हाट्सएप की एक बुनियादी कमी इस केस के अंदर आई हुई है। ओयो रूम एक्स का पूरा रिकॉर्ड तथा आरोपी व लड़की के IDs बरामद हो चुके थे। उन्हें सिर्फ कोर्ट के रिकॉर्ड पर अब साबित करना भर शेष था। तो इस केस को जीतने के लिए आरोपी व एडवोकेट को यह बात पहले से जान लेनी होगी कि इसमें 2 सबूत हैं। पहला ओयो रूम एक्स का रिकॉर्ड है तथा दूसरा प्रोसिक्यूटर्स का बयान है। जब तक आप अपना लक्ष्य निश्चित रूप से नहीं जानोगे तो उसको तीर से कैसे भेदोगे। साथ ही इसमें सेक्शन 114A एविडेंस एक्ट को भी नकारना होगा, जिसके मुताबिक यदि किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध रिकॉर्ड पर आ जाते हैं और महिला
उनमें अपनी सहमति से इनकार करती है तो कोर्ट भी यह मानकर चलेगा कि उन संबंधों में महिला की सहमति नहीं थी, यानी कि वे संबंध वास्तव में रेप थे। तो रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों में से ही उसको लड़की की सहमति भी दिखानी होगी, वरना तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको हर केस की शुरुआत में यह आकलन करना जरूरी होगा, वरना तो आप सही लाइन ऑफ डिफेंस बना ही नहीं सकोगे। इस केस की मेरिट से इस तरह से खेलना चाहिए जैसे बचपन में आप गोटियां खेलते थे, जिस मेरिट को जहां चाहो वहां से जोड़ दो, जिस मेरिट को जहां से चाहो वहां से तोड़ दो। यदि सोच कर करोगे तो यह काम बहुत आसान काम है। इस स्टेज पर हमारे पास दो गवाह थे, एक प्रोसिक्यूट्रिक्स थी और एक आईओ था, और उन्हीं से हम लोगों को यह बात सिद्ध करनी थी, पहली कि लड़की वहां अपनी मर्जी से गई थी, दूसरी कि ये व्हाट्सएप चैट बिल्कुल लीगली एडमिसिबल नहीं थे, और इस तरह से तीसरी बात सिद्ध करेंगे कि रेप का आरोप झूठा व मनगढ़ंत है। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। जब लड़की का क्रॉस किया गया तो हमने लड़की से घुमाकर पूछा तो उसने बता दिया कि वह जानती है कि शिकायत देते ही रेप केस दर्ज हो जाता है और आरोपी गिरफ्तार भी हो जाता है। इसके बाद जब हमने उससे सवाल पूछे कि तब वह किस डर से पीड़ित थी, तो उसने बताया कि उसको डर लग रहा था कि वह वीडियो को वायरल कर देगा और उस लड़की को बदनाम कर देगा। हमने उसे ओयो रूम एक्स के रिकॉर्ड पर उसके दस्तखत भी दिखाए और उससे पूछा कि जब आप एटीएम से चलकर रूम में आई थी तो रिसेप्शन देने के लिए आपके आधार कार्ड की आईडी आपके पास कहां से आ गई थी? आधार कार्ड आईडी को सब लोग जेब में लेकर तो घूमते नहीं है। इस केस में सेक्शन 114A एविडेंस की अवधारणा भी हमारे क्लाइंट के सिर पर रखी थी। हमने प्रोसिक्यूटर से इस बात पर सवाल पूछे कि रेप तो एक बार हो सकता है, हर तीसरे दिन रेप कैसे हो सकता है? तो उसने बताया कि वह वीडियो वायरल होने से डरी हुई थी। आप देखोगे कि जो अरेस्टर्स पुलिस आईओ ने ऊपर लगाए हैं उनमें कोई बरामदा वीडियो है ही नहीं। यही हमने प्रोसिक्यूटर से पूछा, लेकिन वीडियो तो थी ही नहीं, क्योंकि होती तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आईओ को जरूर मिलती। तो इस तरह से हम यह आरोप झूठा कर पाए कि वह डर जिसकी वजह से प्रोसिक्यूटर अपना चुप होना बताती थी और पुलिस के पास शिकायत लेकर नहीं आ रही थी, वास्तव में एक आधारहीन झूठ था। प्रोसिक्यूटर्स के बयान के बाद दूसरे गवाह आए और अंततः गत्वा केस का आईओ आया। आईओ अकेला ऐसा गवाह होता है जो एक तरफ तो प्रोसिक्यूशन केस को पूरा मजबूत करता है, लेकिन साथ ही यही सही ढंग से सवाल पूछे जाए तो वह आपकी डिफेंस को बहुत मजबूत कर देता है। आईओ को क्रॉस करके आप अपना एक्विटल पक्का कर सकते हैं। 30% से ज्यादा केसेस में आपको केवल आईओ ही बरी करवाता है। बस आपको सवाल पूछने का तरीका आना चाहिए और यह पता होना चाहिए कि पुलिस आईओ को रिकॉर्ड के साथ कैसे कन्फ्रंट करते हैं। केस का सारा रिकॉर्ड इस आईओ ने ही तैयार किया होता है। इस केस में हमने आईओ से पूछा कि क्या इस केस में आरोपी के फोन से उसे वह वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें आरोपी ने कथित कृत्य फिल्माया था, वह जिससे प्रोसिक्यूटर्स ने लगातार डरने का आरोप लगाया है? तो पुलिस आईओ ने इनकार किया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आरोपी का फोन एफएसएल में नहीं भेजा गया था, लेकिन हम उस तथ्य को क्यों उठाएं जो आरोपी पर उल्टा संदेह का घेरा गहरा करती हो। आईओ के मना करने से प्रोसिक्यूटर्स को वीडियो वायरल करने की धमकी गायब हो गई। दूसरी बात, हमने ओयो रूम एक्स के मैनेजर और रिकॉर्ड पर सवाल पूछे। ये वे ही जगह और कागजात थे जो रेप के आरोप पर रोशनी डालते थे। हमने आईओ से पूछा कुल कितनी बार जाने के सबूत ओयो रूम एक्स से जब्त हुए हैं? तो उसने बताया कि 8 बार वहां ये लोग गए थे, ऐसे सबूत हमें मिले हैं। क्या ओयो रूम एक्स में से ऐसा कोई साक्ष्य मिला है जो आरोपी को अपराध से जोड़ता दिखाई देता हो? यानी क्या आपको रूम से आरोपी के द्वारा किए गए रेप का कोई सबूत मिला है? कोई बॉडी फ्लूइड मिला है? आईओ ने बताया नहीं मिला है।
क्या कोई मेडिकल सबूत आरोपी के खिलाफ मिला है? तो उसने कहा कि नहीं, यह भी नहीं मिला है। कोई चश्मदीद गवाह आपको मिला हो? उसने कहा नहीं, चश्मदीद गवाह भी नहीं है। इस केस के रिकॉर्ड पर कोई फोरेंसिक एविडेंस आपको मिला हो? आईओ ने कहा नहीं, वह भी नहीं मिला है। क्या कोई और किसी भी किस्म का सबूत मिला जो आरोपी को अपराध से जोड़ता हो? आईओ ने कहा नहीं मिला। इसके बाद आईओ ने कहा लेकिन प्रोसिक्यूट्रिक्स का बयान है, उसका 164 का बयान भी है, उसमें कहा गया है कि आरोपी ने उसके साथ रेप किया है। हमने कहा धन्यवाद आईओ जी, और यह धन्यवाद इसलिए कि आईओ ने सारा भार प्रोसिक्यूट्रिक्स के बयानों पर डाल दिया था। यानी कि आईओ ने यह केस ऐसा बना दिया था कि कोई भी सबूत नहीं है, बस प्रोसिक्यूट्रिक्स के बयान हैं। अब सारा केस बयानों पर ही टिक गया था, यानी कि अब आरोपी के लिए घी के दिए जलाने का समय आ गया था। हमारा यही आपसे अनुरोध है कि इस तरह से प्रोसिक्यूट्रिक्स एवं आईओ को दोनों को एक साथ तोड़ दीजिए। प्रोसिक्यूट्रिक्स को तोड़िए आईओ के सहारे, और आईओ को तोड़िए बाद में प्रोसिक्यूट्रिक्स के सहारे से। अपने आरोपी को केस जिताकर घर ले जाइए। रही बात व्हाट्सएप वाले चैट की, तो वह एक बहुत लंबा विस्तृत एरिया है, जिसके बाबत हम आपको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि व्हाट्सएप का कोई भी सूत्र किस तरह से कोर्ट में लीगली एडमिसिबल नहीं होता। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूट्रिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफएसएल एक्सपर्ट्स, और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि आईओ। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।